फर्स्ट ईयर क्लास आज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाना है वो है स्टाइचियोमीट्री। इसे स्टाइकियोमीट्री भी कहते हैं, स्टीचियोमीट्री भी कहते हैं, स्टाइचियोमीट्री भी कहते हैं, जो आपको इजी लगे। स्टाइचियोमीट्री क्या चीज़ होती है स्टूडेंट? स्टाइचियोमीट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। अब थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। जब हमने एटॉमिक मास को डिस्कस किया, जब मॉलिक्यूलर मास को, मोल को, एवोगैड्रो नंबर को और मोलर वॉल्यूम को, तो हम काफ़ी हद तक किसी भी केमिकल इक्वेशन के बारे में जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन थी वो हमने हासिल कर ली। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम ने, इनके नॉलेज ने हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो न दे सकी, ये चीज़ें हमें वो मालूमात न दे सकी जो हमें ज़रूरत थी। ये चीज़ें काफ़ी हद तक तो हमारे लिए यूज़फुल थी, लेकिन इन्होंने हमें कई केमिकल चेंज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हो रही होती हैं या जो बाज़-औक़ात अभी नहीं हुई होती, होनी होती हैं, इस तरह की जितनी भी मालूमात थी वो हमें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम न दे सका। लिहाजा केमिकल इक्वेशन की इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक नई ब्रांच केमिस्ट्री को मुतारिफ़ करवाया गया जिसका नाम है स्टीचियोमीट्री। ये जो लफ्ज़ मैंने स्टीचियो लिखा है और आगे मैंने मीट्री से मुराद होता है मेजरमेंट। अब स्टीचियो से मुराद होता है एलिमेंट्स की मेजरमेंट, यानी कि इसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, यानी कि हम कैलकुलेट करते हैं, स्टीचियोमीट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। यानी कि हम किसी भी, देखें केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट जो उनके नतीजे में बनने वाली चीज़ होती है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। लिहाजा हम यहाँ पे उन दोनों के दरमियान, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे करेंगे, स्टाइचियोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। स्टाइचियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि रिएक्शन में दो ही चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन अक्सर पेपर में आती है, आपको आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नीचे देखिए मैंने यहाँ अजप्शन लिखा है, यानी कि हम जो स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हम उसमें कुछ चीज़ें जो है ना अज्यूम कर लेते हैं। अब आपके सिलेबस में ये 2 पॉइंट दिए हुए होंगे, लेकिन यहाँ मैंने तीसरा पॉइंट भी लिखा है जो कि आपने अपनी बुक पे लाजमी स्टूडेंट ये लिख लेना है। अब आपकी बुक पे पहला पॉइंट होगा, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, ये तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ तो अज्यूम करते हैं ना कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरा, नो साइड रिएक्शन अकर्स, और उसके दौरान कोई साइड रिएक्शन भी नहीं होगा। अब ये 2 पॉइंट स्टूडेंट्स आपकी बुक में दिए गए, लेकिन आपने इन 2 पॉइंट के साथ तीसरा पॉइंट ये भी लिखना है कि रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल, रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल, ये आपने तीसरा पॉइंट लिखना है। ये भी बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि अब देखें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, एक तो स्टाइचियोमेट्री की तारीफ लिखनी है और एक इसकी अजप्शन लिखनी है, जो कि 3 है। 2 आपकी बुक में है, तीसरी मैंने आपको लिखवा दी। अब स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं स्टीचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसमें 2 लॉज भी ओबे हो रहे होते हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और वो आपको डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मास होता है, मैटर होता है, वो ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसकी भी काफ़ी दफ़ा आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अब ये 2 लॉज, ये भी शॉर्ट। अब देखिए 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। पहला
डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई, दूसरा ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पढ़ाया, तीसरा कि कौन से लॉज यूज़ होते हैं, तो बेटा ये 2 लॉज। अच्छा, अगली चीज़ है कि कितनी टाइप्स की कैलकुलेशन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टडी करते हैं, यानी कि हम कौन सी जो ना रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें बेटा हम मास रिलेशनशिप पढ़ते हैं। इसमें हमारा जो एक सब्सटेंस होती है उसका मास जो है ना गिवन मास होता है, तो दूसरे को हमने कैलकुलेट करना होता है। दूसरा आता है मास मोल या मोल मास रिलेशनशिप। इसमें एक सब्सटेंस अगर मास में गिवन है तो दूसरे का मोल फाइंड आउट करेंगे। एक होता है मास वॉल्यूम, यानी कि 3 किस्म के हैं, मास रिलेशनशिप, मास मोल या मोल मास रिलेशनशिप और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये आपने रिलेशनशिप। अब देखें 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो गए। एक डेफिनेशन स्टोइचियोमेट्री की, दूसरा अजप्शन, तीसरा कौन से लॉज यूज होते हैं और चौथा कौन सी टाइप्स की रिलेशनशिप हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन, आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एग्जाम्पल 11 पढ़ाता चलूँ जो कि इन्हीं से ताल्लुक़ रखती है। और एग्जाम्पल 11 वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आई हुई होती है। वो कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4, यानी कि पोटाशियम K2SO4 पोटाशियम सल्फेट के आपने मास मालूम करना है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम है तो ये मास होगा। व्हेन एंड वाटर और पानी प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH, जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 14 ग्राम आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। फिर आगे आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बेटा आपने इसमें पानी के मॉलिक्यूल भी फाइंड आउट करने हैं। अब देखें बड़ा आसान सा है, जो हमें गिवन है हम डाटे में देखेंगे मास ऑफ KOH 14 ग्राम, ये देखें न्यूमेरिकल में हमें गिवन है KOH का मास 14 ग्राम होता है, जबकि जिस चीज़ का मास दिया हुआ हो या आपके माइंड में होना चाहिए कि उसका मोल निकालना होता है। और मोल निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें गिवन हो, मास भी मोलर मास भी। अब मास तो उसने हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, मोलर मास उसने हमें नहीं दिया हुआ, लिहाजा वो हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ KOH4 KOH। अब स्टूडेंट K का जो है वो 39 होता है और O का 16 होता है और H का 1 होता है। जब इसको जमा करेंगे तो 56 ग्राम पर मोल होगा। अब हमें मसला नहीं है मोल के लिए, क्योंकि मोल का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। मास 14 तो दिया हुआ था न्यूमेरिकल में, मोलर मास हमने खुद मालूम किया तो ये 0.25 आया। अब हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो कि बैलेंस हो। अब हमें न्यूमेरिकल में उसने कहा कि KOH और H2SO4 आपस में रिएक्शन करते हैं तो K2SO4 और पानी बनाते हैं, तो इन्हीं के हमने मास मालूम करने हैं। अब देखें पहले हम KOH का कंपैरिजन K2SO4 से करेंगे, क्यों? क्योंकि उसने हमें K2SO4 का कहा। अब इक्वेशन में देखो तो KOH के सामने 2 मोल है तो इसके 2 मोल हैं, और K2SO4 के सामने कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है, इसका 1 मोल है, यानी कि इसके 2 मोल हैं। ये देखिए इक्वेशन में 2, इसका 1 मोल है, 2 1, इसका मतलब है इसका डबल है तो इसका हाफ है। अगर इसका 1 होता तो इसका 1/2 और हाफ हो जाता। फिर समझें, ये 2 हैं तो ये 1 है, अगर ये 1 हो तो ये आधा हो जाएगा, और अगर ये 0.25 हो जो अभी निकला है तो फिर ये इससे भी हाफ, यानी कि ये 12.5 हो जाएगा, 0.125। अब देखें 100, अब स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। 100 0.1 ये जो निकला है 25 मोल ऑफ K2SO4 इज बीइंग प्रोड्यूस, कहाँ से? 0.25 मोल KOH से, यानी कि इसके 0.25 से ये हमारे पास हासिल हुआ। अब मोलर मास K2SO4 का, बेटा K का होता है 39, क्योंकि K2 है तो 2 × 39, और S का होता है 32 और O का होता है 16, और ये 4 है तो 16 को 4 से ज़रब देंगे 64 आ जाएगा, 64 में 32 जमा करेंगे 96 आ जाएगा। उसने डायरेक्ट कर दिया तो ये 174 आएगा। अब मास का फार्मूला होता है मोल और मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा अब देखें। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल था वो 0.125 था और मोलर मास 174 है तो ये 21.75 आया। अब ये इसका मास आ गया। अब हम इक्वेशन के मुताबिक KOH के 2 थे मोल तो वाटर के भी 2 थे। देखें ना आप इक्वेशन अगर आप देखें तो यहाँ आपको क्लियर होगा, यहाँ KOH के 2 थे तो K2SO4 का 1 था, लेकिन यहाँ अब इसका कंपैरिजन पहले हमने इससे कर लिया, अब KOH का कंपैरिजन पानी से करेंगे इससे, तो इसके भी 2 हैं तो देखें इसके भी 2 हैं। अब ये आपके माइंड में हो
कि इसके 2 हैं तो उसके भी 2 हैं, अगर इसका 1 होता उसका 1 होता, इसके 0.25 होते उसके भी 0, सेम जो है। अब देखें इसका मतलब है कि 0.25 जो है ना वाटर हासिल हुआ 0.25 KOH से। अब मास का फार्मूला होता है मोल ओवर मल्टीप्लाई मोलर मास, मोल 0.25 है, पानी का 18 होता है क्योंकि H2SO4 है, H2 2 ये हो गए और O है आगे 16 वो 18 हो गए। अब ये 4.50 यानी कि 4.5 आया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। मोल बेटा हमने अभी जो निकाले थे 0.25 और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। अब 10⁻23 को न छेड़ो, आप 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 से तो 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्लियर जी। अब नीचे देखें एग्जाम्पल 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। वो कहता है कि मैग्नीशियम मेटल यानी कि Mg रिएक्ट विद HCl, ये रिएक्ट कर रही है देखें, तो ये प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये देखें ये H2 बन रही है क्योंकि MgCl के साथ रिएक्शन करेगा MgCl2 आएगा और H2 बनेगा। ठीक है। आगे कहता है कि मिनिमम वॉल्यूम HCl का इतना है। ठीक है। जबकि ये उसकी जो है ना मास है और डेंसिटी फाइंड आउट, डेंसिटी भी गिवन है हमें, तो ठीक है जी, हमने जो है ना इसको देखना है। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, आपने कंसंट्रेट करना है बेटा। अब देखें मास ऑफ H2 हमें 12 दिया गया, ये देखें 12, ये देखो ऑफ H2, जिसका मास दिया जाए मैंने पहले कहा वो मोल निकालना होता है और उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, मोलर मास भी। तो H2 हाइड्रोजन का मोलर मास 2.06 होता है। मोल का फार्मूला होगा मास ओवर मोलर मास, ये 12 ओवर 2.06 तो ये आएगा 6 मोल। अब देखिए कंपैरिजन करेंगे हम, वही कंपैरिजन H2 का कंपैरिजन हम करेंगे HCl के साथ। तो H2 के सामने कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 होगा और इसके सामने 2 है तो इसके 2 मोल हैं। इसका मतलब है इसका 1 मोल है, इसके 2 हैं। अगर इसके 6 होंगे तो इसके 12, डबल। देखो 1 है 2 डबल है ना, 6 होंगे तो 12 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 12 मोल HCl कंज्यूम हुआ क्या बनाने के लिए, 6 मोल ऑफ H2। अब HCl का मास का फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। अब इसके मोल 12 है, मोलर मास 36.5 है तो ये 438 आया। अब हम आगे देखेंगे, हमें उसने गिवन में कुछ दिया है। वो कहता है कि HCl का जो वेट है सोल्यूशन का वो 20% है। उसने हमें न्यूमेरिकल में बेटा दिया है, ये देखें आप 20, ये देखो ब्रैकेट में, तो 20% है। ठीक है। इसका मतलब है ये परसेंटेज को हम, वो आपने पढ़ा होगा अपना एम्पिरिकल फार्मूले के पॉइंट में कि हम उसको परसेंटेज कंपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे। 20% का मतलब है अपना परसेंट का मतलब है 27 ग्राम, 27% का मतलब है 27 ग्राम। अब 27 ग्राम HCl जो है ना वो प्रोड्यूस 100 से हुआ, 1 किससे होगा 100 ओवर 27 और 438 जो अभी हमने ये निकाला था वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 ओवर 27 मल्टीप्लाई 438 तो ये 22.2 आया। ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम आसानी के साथ आगे देखें। अब बेटा जो आपको डेंसिटी दी गई वो 1.14 है, न्यूमेरिकल में गिवन है। अब वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी। मास है हमने अभी निकाला पीछे और डेंसिटी ये है तो ये 1423 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आएगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि खुदारा होमवर्क किया करें, क्योंकि आप लोग FSC अगर कर रहे हो तो बेटा इसको सीरियस लो। ये FSC इतनी आसानी से नहीं होने वाली, इसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। और आपका टाइम तो ऑलरेडी कोरोना की नज़र हो चुका है और बहुत थोड़ा टाइम आपका बच गया, तो आपने बराए मेहरबानी पूरी कंसंट्रेशन के साथ होमवर्क भी लिखना है और इसको याद करो। और हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं ताकि आप लोगों को टेस्टों में ले आएँ। अगर आप ये कोरोना का मसला ना आता तो आप कम अज़ कम अब तक 3 से 4 चैप्टर पढ़ भी चुके होते और टेस्ट भी दे चुके होते। तो आप अंदाज़ा करें कि आप कितने पीछे चल रहे हो इस मसले की वजह से, और पेपर आपके उसी टाइम पे होंगे। इसलिए आपने जो है ना भरपूर तरीके से FSC करनी है। मेहरबानी करें, आप कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें, होमवर्क किया करें, याद करो इसको, और आपको और कोई काम नहीं है सिवाय स्टडी के। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।